नमस्कार। आज हम लोग यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता पढ़ेंगे। प्रकृति का सौंदर्य हर किसी के मन को लुभाता है और हर व्यक्ति उसे अपनी तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। कवि ने भी यहाँ मेघ के आने और उसका पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में किस तरह से कवि ने मेघ का मानवीकरण करते हुए दामाद के रूप में प्रस्तुत करके चित्रण किया है। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। बयार, बयार का अर्थ हवा या छोटे बच्चे, जो कि यहाँ पर हर एक वस्तु का, प्रकृति में मौजूद, गांव में मौजूद वस्तु का मानवीकरण किया गया है। इसलिए किसका किस रूप में मानवीकरण किया गया है उसे भी हमने यहाँ लिखा है। तो बयार, बयार का अर्थ हवा या छोटे बच्चे। बाकी चितवन, तिरछी नज़र। जुहार करना, झुककर नमस्कार करना या स्वागत करना। क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुँचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। दामिनी दम की, बिजली चमकी, तन मन आभा से चमक उठा। क्षमा करो, ये पंक्ति है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, तो बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया। प्रियतम अपनी प्रिया से अब नहीं मिलने आएगा, यह भ्रम टूट गया। बांध टूटा से लेकर अश्रु ढर के, तो हम लोग इसे यहाँ तक बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, तो मेघ झरझर बरसने लगे प्रिया प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। फिर है मेघ का मानवीकरण किया गया है मेहमान के रूप में, पेड़ का गांव के लोग के रूप में, धूल का युवतियां के रूप में, नदी का गांव के औरतों के रूप में, बूढ़े पीपल जो है यहाँ पीपल होगा, बूढ़े पीपल जो घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते उनके लिए, लता है नायिका और ताल है नौकर। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कवि ने इस कविता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कविता की शुरुआत होती है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। तो मेघ का आना कवि को बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। चूँकि मेघ एक साल बाद आता है, गर्मी के कारण परेशान सभी लोग उस गर्मी से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उस मेघ की आस सबको होती है, सभी उसका इंतजार करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार जब एक दामाद शहर में कमाने जाता है और परिवार के लोग, गांव के लोग इस आस में रहते हैं कि कब वह आए, तो यहाँ पर मेघ का मानवीकरण करते हुए उसे दामाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पहली पंक्ति, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो जैसा कि बताया मैंने कि मेघ का आना कवि को बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह बंठन के आ रहा है। तो बनना ठनना यहाँ पर मेघ का काम नहीं है, आदमी का काम है। इसलिए हम यहाँ पर मानवीकरण अलंकार देखते हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ के आने से पहले हम देखते हैं कि हवाएं तेज आती है, और हवाएं तेज आने से हम समझ जाते हैं उस हवा में ठंडक के कारण कि बारिश होने वाली है या बादल आ रहे हैं। तो वो हवा हमें खबर पहुंचाती है, हम तक खबर लेकर आती है। तो यहाँ भी आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो वह बयार, वह हवा हमें खबर पहुंचा रही है। तो यहाँ बयार जो है वो छोटे बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है कि जो बच्चे गांव के बाहर खेलते हैं और मेहमान को दूर से ही देखकर गांव की ओर भागते हैं चिल्लाते हुए, घर में खबर पहुंचाने के लिए कि मेहमान आ रहे हैं, दामाद आ रहे हैं। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। तो जब हवा चलती है तो हवा को देखने के लिए, ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है बाहर, घर की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वह खुलने लगती है और घर के लोग घर के अंदर से ही
दरवाजे के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से बाहर झांक कर मेघ को देखने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से गांव में जब बच्चे दौड़कर चिल्लाते हुए आते हैं तो खिड़कियों से या दरवाज़ों से लोग देखते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या खबर लेकर आए हैं। तो बच्चों के माध्यम से, हवा के माध्यम से लोगों को खबर मिल जाती है कि मेहमान आ रहे हैं। तो ये परिवेश कवि को कैसा लग रहा है मेघ के आने का? पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। जिस प्रकार गांव में, शहर में रहने वाले पाहुन इन 1 साल के लिए, 1 साल बाद जो शहर से पाहुन आ रहे हैं, उस तरह लग रहा है, उतना ही आनंददायी है। इसके बाद कवि लिखते हैं कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जो मेघ के साथ जो हवा आ रही है, हवा के बहने से पेड़ झुकते हैं, उठते हैं। तो कवि को यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे गांव के लोग बैठे हुए हैं और मेहमान को देखने के लिए अपना गर्दन ऊंचा करके उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। यहां मेहमान गांव में प्रवेश कर चुके हैं, बादल गांव में प्रवेश कर चुका है। तो जोर से आंधी चलती है और धूल, जिससे धूल उड़ती है, धूल उड़कर दूर चली जाती है। तो कवि को यहाँ लगता है कि गांव की जो युवतियां हैं वो मेहमान की नज़रों से बचने के लिए वह भागना शुरू करती हैं, घाघरा उठाकर भागती हैं। तो यहाँ पर धूल का ही मानवीकरण किया गया है, जिसका अर्थ है गांव की युवतियां। तो धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो यहाँ जब जोर से हवा चलती है, सामने नदी है, तो नदी कुछ पल के लिए थम जाती है। नदी का जो प्रवाह है कुछ पल के लिए थम जाता है। तो नदी के इस प्रवाह का कुछ पल के लिए थमना, ऐसा लगता है कि गांव की औरतें जो जा रही हैं वह कुछ पल ठहर कर अपनी तिरछी नज़रों से मेहमान को देख लेती है। क्या है कि बाकी चितवन उठा। बाकी चितवन का अर्थ यहां पर तिरछी नज़र, तिरछी नज़र से वह मेहमान को देखती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, घूंघट सरकाकर वो देखती है। तो नदी का मानवीकरण यहाँ किया गया है। तो नदी यहाँ पर गांव की युवतियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अब मेहमान घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हम देखते हैं कि घर के अंदर जो बाहर बैठे रहते हैं वह घर के बुजुर्ग होते हैं। खटिए पर हो, चौकी पर हो, वो उनका निश्चित जगह होता है। तो यहाँ पर भी गांव के बाहर या घर के बाहर पीपल का पेड़ होता है और बहुत ही पुराना पेड़ होता है, छायादार होता है। ठीक, तो मेहमान के आने से जिस प्रकार बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पीपल का पेड़ भी झुककर उनका स्वागत करते हैं। क्या कह रहे हैं कवि कि बूढ़े पेड़ ने, पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार की मतलब नमस्कार करना, नमस्कार करना या स्वागत करना। अब उसके बाद क्या है कि बरस बास सोधी लेनी। सोधी लेनी मतलब याद किया। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार के। ये बहुत ही मजेदार पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कविता की कि लता क्या है। लता हम देखते हैं जैसे आपका सीम का लता है, किसी मनी प्लांट वो भी लता है। तो जो हवा चलती है सबसे अधिक ये हिलते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो कवि को यह लता नायिका के रूप में दिखाई पड़ता है। नायिका, लता जो है यहाँ पर नायिका के रूप में। तो इस तरह से आना, झुकना, फिर सीधे खड़े हो जाना, कवि को यह दृश्य इतना मोहक लगता है कि नायिका किवाड़ के पीछे खड़ी होकर
उलाहना दे रही है, शिकायत कर रही है। क्या? कि बरस बाद सुधिलिनी, बरसों बाद, एक बरस बाद आपने याद किया। चूंकि एक बरस बाद मेघ आ रहा है, बादल आ रहे हैं और मेहमान भी आ रहे हैं, तो यहाँ प्रियतम के रूप में लता नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है और मेघ से, मेहमान से, दामाद से, अपने प्रिय से शिकायत कर रही है कि आप मुझे बरस बाद याद किए। और जैसे ही मेहमान घर में आते हैं तो क्या होता है कि हर्षाया ताल, हर्षाया मतलब खुश हुआ, ताल मतलब तालाब, तालाब यहाँ पर ताल जो आ रहा है वह नौकर के लिए आ रहा है। तो हर्षाया ताल, ताल खुश होकर लाया पानी परात भर के, परात इतनी बड़ी थाली जो होती है कांसे की, उसके लिए आता है, जिसे मेहमान आते हैं तो उसमें रखकर पैर धोया जाता है। तो तालाब का ही मानवीकरण किया गया है यहाँ पर नौकर के रूप में। तो तालाब खुश होकर, नौकर खुश होकर वह परात में पानी भर कर लाता है ताकि मेहमान के पैर धो सके, उनका स्वागत कर सके। तो हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, तो ये घर में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या है? चूंकि अब नायिका ने उलाहना दी है, शिकायत की है कि आप बरसों बाद मिलने आए हैं, घर से सभी, घर में जितने लोग हैं सबसे मिलना हो चुका है नायक का। अब नायक और नायिका एकांत में मिलेंगे तो क्या बोल रहे हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। महत्वपूर्ण पंक्ति, क्षितिज अटारी। क्षितिज मतलब क्या? आकाश, या वह स्थान जहाँ, काल्पनिक स्थान जहाँ लगे कि आसमान और जमीन मिल रहे हैं। अटारी मतलब अट्टालिका, अट्टालिका ना ऊंचा भवन। तो क्षितिज अटारी गहराई, तो यहाँ रूपक अलंकार है कि क्षितिज को अटारी के रूप में लिया जाए, क्षितिज रूपी अटारी, अट्टालिका। तो आसमान जो है, आसमान पर बादल छा गए हैं। क्या अर्थ है यहाँ पर? क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए, पूरे आकाश में बादल छा गए। और मेहमान भी जो है अटारी पर गए, अट्टालिका पर गए, जहां से सारा दृश्य सब कोई उसे देख सकता है, वे सारा दृश्य देख सकते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, माने बिजली चमकी। तो जैसे ही बादल छाते हैं आसमान पर, बिजली चमकने लगती है, जिससे बादल का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अटारी पर जाने पर जो मेहमान की शोभा है, तन और मन की जो आभा है, वह चमकने लगता है। मेहमान सबको दिखने लगते हैं, मेहमान सुंदर लगते हैं। नायिका भी अंदर है, तो नायिका कौन? लता। अब चूंकि क्षितिज है, आसमान और जमीन का मिलन हो चुका है यहां पर। अब तक जो नायिका को लग रहा था कि अब उसके नायक नहीं आएंगे, उसके प्रिय नहीं आएंगे, उसके मन का वो भ्रम टूट गया है, लेकिन संकोचवश वह सबके बीच जाकर नायक से मिल नहीं पाती है, अपने मन की बात को बता नहीं पाती है। तो इस एकांत जगह में, अट्टालिका पर, अटारी पर, नायक और नायिका का मिलन होता है, जहां और कोई नहीं है। क्या होता है कि क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, उसके बाद क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। नायिका जो इससे पहले शिकायत कर चुकी थी और मन में जो भ्रम था कि अब नायक नहीं आएंगे, वह भ्रम खत्म हो जाता है। इस पंक्ति का अर्थ यहां बताया गया था कि बादल नहीं बरसेगा का भ्रम टूट गया लोगों के मन से, और दूसरा अर्थ है प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह भ्रम टूट गया। और जैसे ही भ्रम टूटता है, नायिका के हृदय में जो प्यार था वह उमड़ आता है, खुश होते हैं नायक और नायिका दोनों, और खुशी के आंसू आंखों से बहने लगते हैं।
कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ नायक और नायिका के आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और उस खुशी के आंसू को यहाँ पर बरसने के रूप में, पानी के बरसने के रूप में दिखाया गया है। इससे सुंदर दृश्य नहीं हो सकता है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा। यानी जो अब तक बांध मन में बंधा हुआ था, जिसे अब तक नायिका और नायक रोके हुए थे जिस प्रेम को, वह टूटता है। जब बांध टूटता है, झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मिलन के, मिलने से जो अब तक अलग अलग थे, एक साल तक अलग होने के कारण जो प्यार उनके अंदर दबा हुआ था, वह प्यार फूट फूट कर अश्रु के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। वह बादल अटारी पर आते ही, बिजली चमकते ही जोर जोर से पानी बरसाने लगता है। इस प्रकार कवि ने मेघ के आने से लेकर पानी के गिरने तक का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण किया है और हमारी आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित कर दिया है कि किस तरह से बादल चारों तरफ गहरा रहा है, किस तरह प्रकृति अपने रूप को बदल रही है। एक यह है। दूसरा, मेहमान के रूप में उसका प्रयोग कर हम देखते हैं कि गांव के लोगों में मेहमान के आने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, उसे दिखाया है। तो एक चित्र हमारे सामने इसको लेकर उपस्थित हुआ है। इस प्रकार से हम इस कविता में पूरे प्रकृति को, वर्षा ऋतु को हम देख सकते हैं और इसके माध्यम से कवि ने हमें प्रकृति से जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि हम आधुनिकीकरण के चक्कर में प्रकृति से धीरे धीरे अलग होते चले जा रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य हमें अभिभूत करता है। इसे हम इस कविता के माध्यम से देख सकते हैं। इस कविता में इतना ही। धन्यवाद।